हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको डिस्कस किया था, मालिक्यूल्स के बारे में हमने आपको बताया था और साथ में ये बताया था कि मालिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको एटॉमिसिटी भी बताई थी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे एटॉमिसिटी। तो एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि ये मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक होगा, डाईएटॉमिक होगा, ट्राईएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक होगा। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, अब अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन का इसमें एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर O2 का एटॉमिसिटी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? O2 की एटॉमिसिटी 2 होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें 2 एटम प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए H2O2, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको बोला जाता है। H2O2 को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो एटॉमिसिटी इसकी 4 हो जाएगी। लेकिन अगर वाटर का पूछा जाएगा एटॉमिसिटी तो आप कितना बताओगे? 3 बताओगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इस तरीके से एटॉमिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मेथेन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? CH4 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? दिस इज मेथेन। मेथेन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम है, टोटल कितना हो गया? 5। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? एटॉमिसिटी 5 हो जाएगी। और जिसकी एटॉमिसिटी 5 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। दिस इज पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। ठीक है, जैसे O2 क्या था? O2 आपका डाई एटॉमिक था। डाई एटॉमिक क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 थी। अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 की एटॉमिसिटी कितनी थी? 3 थी, तो इसलिए ये ट्राई एटॉमिक होगा। क्या होगा? ये ट्राई एटॉमिक होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें P4 की या H2O2 की, ठीक है, जैसे H2O2 की एटॉमिसिटी 4 थी, तो ये क्या होगा? टेट्रा एटॉमिक होगा। ठीक है, अगर जैसे आर्गन की बात की जाए, क्रिप्टान की बात की जाए, जेनान की बात की जाए, तो दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। इनकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 1 होगी। इन सब की एटॉमिसिटी 1 ही होगी, सबकी एटॉमिसिटी 1 होगी। और इन्हें क्या कहा जाएगा? मोनो एटॉमिक। दिस इज मोनो एटॉमिक। ये गैसियस नेचर में होते हैं, इसलिए इन्हें मोनो एटॉमिक गैसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये था एटॉमिसिटी। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो जैसा कि बच्चों हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में आपको बताया था कि जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। सेम टाइप के एटम्स, जैसे हमने बताया था ऑक्सीजन मिलकर O2 बना रहा है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। सॉरी, CO2 नहीं। ठीक है, CO2 नहीं। अब जैसे 3 ऑक्सीजन अगर हम कंबाइन करते हैं तो O3 बनेगा। Cl के 2 एटम कंबाइन करते हैं तो Cl2 बनेगा। तो ये सब देखो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर ही मॉलिक्यूल बनता है। जैसे Cl2 है तो इसमें सेम काइंड का एटम ही प्रेजेंट है, एक ही एटम है Cl। O2 में भी एक ही एटम है ऑक्सीजन। O3 में भी सारे ऑक्सीजन एटम ही हैं। तो Cl2, O2, O3, इन सबको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इस तरीके से, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, वो जब ज्वाइन करते हैं एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कहने का मतलब
डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, जैसे मान लो एक हो गया आपका नाइट्रोजन और दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स के एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटम्स नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम ऑक्सीजन होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जैसे NO डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर ये फॉर्म कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनता है, जिसको हम NO इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये NO क्या हुआ आपका, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें वाटर की, तो वाटर भी एक तरीके का मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं, सॉरी H2 और O जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन 1:8 में होता है। 1:8 कैसे 1:8 आएगा, हाइड्रोजन का मास 2 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने आपको बताया था, साथ में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी इसकी बात की थी, ठीक है। तो 2:16 का सिंपल रेशियो 1:8, तो इसका मतलब 1:8 रेशियो में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब कंबाइंड होते हैं तो वाटर बनता है। और यही वाटर क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 रेशियो में कंबाइंड होकर CO2 बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया की बात करें, NH3 अमोनिया, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, 14:3 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, 14:3 होता है। तो 14:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर अमोनिया बनाता है, और अमोनिया एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अदर एग्जांपल्स की, जैसे मान लो हमारे पास H2S है, H2S में क्या क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर है। तो ये किस रेशियो में कंबाइंड होते हैं, 2:32 होगा। सल्फर का मास कितना होता है, 32, इसका 2:32 का सिंपल रेशियो 1:16 होगा। तो 1:16 के रेशियो में हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, H2S बनाते हैं, और यही H2S क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बच्चे, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास हर साल पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को समझना होगा। कैसे हम निकालते हैं, जब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ऐड किया जाता है, एडिशन ऑफ ऑल atomic mass, addition of atomic masses present in compounds और molecules, ठीक है। एडिशन ऑफ atomic masses of all elements present in the compounds, ठीक है। तो क्या हमें मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है, एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। या तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, या तो कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं देता है। तो मैं कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बता दे रहा हूँ, उसको लर्न कर लेना, नोट कर लेना। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, ठीक है।
कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लोरीन की एटॉमिक मास होती है 35.5 फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। तो ये ज़रूर नोट कर लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हमने बताया, इसको नोट कर लेंगे, लर्न भी कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अमोनिया NH3। अब NH3 का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो NH3 के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ऐड करना होगा। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, फिर प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 3 एलिमेंट है इसलिए इसमें 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3 हो जाएगा, 14 + 3 कितना होगा 17। अब ध्यान से देखो बच्चों 17 आया है, और एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास का हमने आपको बताया था यूनिट क्या होता है, स्मॉल यू इज़ द यूनिफाइड मास। पहले क्या होता था AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब लेटेस्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। स्मॉल यू क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है, यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है इसलिए इसमें 16 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 × 2 32 + 12 कितना हो जाएगा 44 U हो जाएगा, 44 यूनिफाइड मास। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आपको एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए एलिमेंट्स का, आप सारा कर लोगे। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 का भी निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे, और HNO3 नाइट्रिक एसिड का भी कर लेंगे, और साथ में H2SO4 का भी कर सकते हैं, और साथ में HCl का भी कर सकते हैं, HCl, और एक सिंपल O2 का भी कर सकते हैं, O3 का कर सकते हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का आप मॉलिक्यूलर मास ज़रूर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो जैसे बताया हूँ ऐसे आप ज़रूर कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों एक फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास का मतलब ये कि जब किसी कंपाउंड का, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब कोई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जब कोई आयनिक कंपाउंड जब मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूल में कंसिस्ट नहीं करता, जो मॉलिक्यूल कंसिस्ट नहीं करता है, ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल अगर देखो, एग्जांपल जैसे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक फार्मूला है, ठीक है। NaCl क्या है आपका एक तरीके का आयनिक कंपाउंड भी है, एंड इन विच इंडिविजुअल मालिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें इंडिविजुअल मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं,
काउंटर आयंस, अपोजिट आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे Na प्लस अलग से एग्जिस्ट कर रहा है और Cl माइनस अलग से एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे H2O2 अगर हम लिख दें तो इसमें देखो मालिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग। देखो इसमें एक आपको H2 मालिक्यूल दिखाई दे रहा होगा और एक O2 मालिक्यूल दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला नहीं हुआ, NaCl एक तरीके का क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि NaCl जो होता है, NaCl जो कंपाउंड है, ठीक है, NaCl कंपाउंड अलग अलग काउंटर आयंस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन विच इंडिविजुअल मालिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इंडिविजुअल मालिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन NaCl, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। मतलब अभी आगे बताऊंगा आयंस के बारे में। Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस आयन एंड Cl माइनस। तो इसके लिए हम फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। तो अब इसके लिए फार्मूला यूनिट मास अगर हम निकालते हैं फॉर सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए, फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास क्या हो जाएगा NaCl का? देखो सोडियम का एटॉमिक मास हमने 23 बताया है, Cl का कितना बताया, 35.5। दोनों को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 58.5 U। दिस इज द 58.5 U, 58.5 U, दिस इज द फार्मूला मास ऑफ द NaCl। एक्चुअली फार्मूला मास और मालिकुलर मास दोनों के प्रोसेस एक हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंट थोड़ा सा ये हो जाता है कि फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट मास में फार्मूला जो बनता है किसी कंपाउंड का, यानी कंपाउंड जैसे NaCl के अलावा जैसे KCl हो गया, ठीक है, और आपका NaBr हो गया, ठीक है, NaI हो गया, KBr हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनका क्या बनता है, फार्मूला यूनिट मास बनता है। ठीक है, तो दोनों का कैलकुलेशन सेम है, दोनों में आंसर्स भी सेम आएंगे, बस नाम और टर्म का अंतर है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। एक जगह मालिकुलर मास यूज किया जा रहा है मालिक्यूल्स के लिए, और फार्मूलाज के लिए फार्मूला यूनिट मास यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयंस। आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, आयंस हम किसको बोलते हैं? देखो बच्चों, आयंस क्या होता है, व्हेन एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, जब एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम या मालिक्यूल्स जब लूज या फिर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो दे बिकम चार्ज्ड। देखो कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या मालिक्यूल्स, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम अपने आउटर सेल का अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, अगर ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आता है, ये Na प्लस हो जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 11 हुआ, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो एक प्लस चार्ज आएगा। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा, Mg पे 2 प्लस चार्ज आएगा। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस मतलब क्या, आयंस आर 2 टाइप्स, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और एक होता है निगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायन कहा जाता है और निगेटिवली चार्ज आयंस को एनायन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स लूज या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। इन्हीं चार्ज स्पीसीज को आयंस कहा जाता है। ठीक है, दीज कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड, thus can be categorized into 2 categories, cations and anions। ठीक है, एटम्स इन सोल्यूशन, जब एटम्स किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, जब एटम किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस के फॉर्म में। जैसे कॉपर है, अगर ये किसी सोल्यूशन के अंदर है तो ये कॉपर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Cu डबल प्लस के फॉर्म में, मतलब आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब कोई भी एटम जब किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम केटायंस और एनायंस को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम केटायंस की बात करते हैं। केटायंस क्या होते हैं? जब कोई भी एटम अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन होता है। इसको याद रखना, जब कोई एटम आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे केटायन कहा जाता है, और जब कोई एटम आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटायन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे जो चीज़ बनेगा, जो स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज बनेगा, उसे केटायन कहा जाएगा, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो चार्ज स्पीसीज बनाएगा उसे एनायन कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जनरली केटायन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट रहता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट रहता है। जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहा जाता है, जैसे Cl- हो गया, ऑक्सीजन पे 2- चार्ज हो गया। ठीक है, ये सभी एनायन है। और जिस पे प्लस चार्ज, जैसे K+ हो गया, Na+ हो गया, ये सभी क्या है? केटायन है। ठीक है, तो एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है और केटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैथोड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज़ें होती है, कैथोड होता है, ठीक है, और एक एनोड होता है। एक एनोड टर्मिनल होता है और एक कैथोड टर्मिनल होता है। जैसे बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टर्मिनल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है कैथोड और एनोड। जब पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उन्हें क्या कहा जाता है? कैटायंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल Na+ हो गया, K+, Ca++ हो गया, साथ में Mg++ हो गया। ठीक है, ये सभी जैसे Zn+2 हो गया, डबल+ हो गया, Cu++ हो गया, ये सभी क्या है? केटायंस है। ठीक है, ये केटायंस कैसे बनते हैं? बाई लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर सेल फ्रॉम द आउटर सेल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एनायंस। एनायंस की अगर हम बात करें तो एनायंस में क्या होता है? दीज आर द नेगेटिवली चार्ज आयंस। दीज आर द नेगेटिवली चार्ज आयंस। कैसे ये बनते हैं? जब कोई भी एटम अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनता है, जिन्हें एनायंस कहा जाता है। ठीक है, द नेगेटिवली चार्ज आयंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एनायंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल Cl- हो गया, Br- आपके सामने है, ऑक्सीजन पे 2- चार्ज हो गया, सल्फर पे 2- चार्ज हो गया। दीज आर द एनायंस। अब देखो बच्चों, जो आयंस होते हैं, जैसा हमने बताया, आयंस जनरली दो तरह के होते हैं, केटायंस और एनायंस, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। और कुछ ऐसे आयन होते हैं जिन्हें हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइंड हो। पॉली मतलब मेनी, एटॉमिक मतलब मेनी एटम्स, कई एटम्स जब कंबाइंड होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में, अगर कोई भी स्पीसीज है और उस पर चार्ज है तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज एंड बिहेविंग लाइक वन एंटाइटी इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप जो कैरी करता है चार्ज मतलब क्या कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है। एंड बिहेविंग लाइक वन एंटाइटी इज नोन एज पॉलीएटॉमिक। और वो एक एंटाइटी की तरह बिहेव करे, मतलब जैसे एक अलग से पार्ट की तरह बिहेव करे। इट कैरीज अ फिक्स चार्ज, और ये एक फिक्स चार्ज कैरीज करता है, तो उसे पॉलीएटॉमिक आयंस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NO3-। अब NO3 पे 1- चार्ज है तो ये एक अलग से बिहेव करेगा एंटाइटी की तरह। अब जैसे KNO3 है, अब पोटेशियम नाइट्रेट है, तो NO3 में NO3 एक अलग एंटाइटी हो गया और K+ एक अलग एंटाइटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द पॉलीएटॉमिक आयन। अब कार्बोनेट है, अब जैसे कार्बोनेट है CO3 पे डबल- चार्ज है, तो ये भी एक अलग से एंटाइटी की तरह बिहेव करता है। ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि इसमें एटम्स एक से ज़्यादा हैं, कार्बन एक और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3,
MgCO3, MgCO3 में Mg पे डबल प्लस और कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज। ठीक है, हमने बताया था कि किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें मैग्नीशियम आयन एक अलग एंटाइटी हो गई और CO3 डबल माइनस एक अलग एंटाइटी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनेट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन। अब जैसे NH4 प्लस हो गया, NH4 पे प्लस चार्ज है, तो दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन में कौन सा पॉलीएटॉमिक कैटायन, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक अलग एंटाइटी की तरह बिहेव करता है, किसमें, जैसे NH4 प्लस है तो इससे कंपाउंड बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में NH4 प्लस और Cl माइनस एक अलग अलग एंटाइटी की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से NH4 प्लस क्या हुआ आपका, एक पॉलीएटॉमिक कैटायन, पॉलीएटॉमिक आयन हुआ। ठीक है, तो ये था आयंस के बारे में बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ बचे हैं जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे, यानी कंपाउंड्स के बारे में और केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। वैसे तो ये जनरली हमने कई बार बताया है, थोड़ा बहुत एक बार डिस्कस कर लेंगे। और फाइनली एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।